माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। लोग कहते हैं कि संघर्ष करो, लेकिन अरे मैं कहाँ संघर्ष करने से पीछे भाग रहा हूँ। एंड व्हेन यू सेड दैट ना, मेनी ऑफ अस फेल्ट इट। जो हुआ है छावा के बाद, मुझे नहीं लगता मेरे करियर में कभी भी मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। वो इमोशंस क्या हैं अंदर? ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये क्या हुआ, एकदम से अचानक क्या हुआ। कवि कलश का जो किरदार है, स्पेशली आखिरी सीन, क्या चाहते थे वो अपने किरदारों से? जब दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी, वॉल्यूम जो है आवाज बढ़ेगी। उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया इस रोल के लिए। मेरा मन थोड़ा आगे पीछे हो रहा था क्योंकि मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता अपने पूरे जीवन में कि मेरी वजह से किसी प्रोड्यूसर को, किसी डायरेक्टर को या को एक्टर को जो नुकसान होता है। मैं घोड़े से भी गिरा एक्शन में, तरीके से मैं गिरा था जिस तरीके से विक्की घोड़े से गिरा था, मतलब शूट रुक जाए ऐसा था। जब आप दूर चले जाओगे तब आप कविता बोलना शुरू करोगे, वो दिख रहा है सीन में, आपको चिल्ला के बोलना है। मतलब आवाज चीख के बिठाई सीन शुरू करने के बाद। विक्की के साथ एक होता है ना कि भाई वाला एहसास रहता है मेरे अंदर। मैं एज एन एक्टर था, विक्की जब क्लैप देता था तो मुझे विक्की को देख के अपना पास्ट याद आता था। इवन जब मैं सीन शुरू करता था तो मैं पलट के विक्की को देखता था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं गुंजन सक्सेना किया तो जानवी के बगल में कुर्सी मेरी लगी ही नहीं, पिक्चर खत्म कर दी मैंने। अच्छा, बात ही नहीं हुई? मैं मतलब हेलो कर दिया, हाय बस, हाउ आर यू, आई एम गुड। अब कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं मेरे, तो मुझे पता चल रहा है। जैसे तो होता है कई चीज़ों में, जैसे आप इंग्लिश में अभी 4 लोग बात करने लगो तो बस मैं वहाँ से कटने के चक्कर में रहता हूँ। और कुछ लोगों को ऐसे भी लगा कि वीर योद्धा तो लग रहे हैं लेकिन वो मराठीपन की कमी है। सोचा नहीं था। मुझे लगता इस पे कभी ऐसी बात भी नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं, आज से लगभग 1 महीना पहले मैं उनके साथ इस स्टूडियो में ही थी, हमने बहुत सारी बातें की थी। और आज 1 महीने के समय के अंतराल में वो फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि उनकी 2 बहुत कमाल की फिल्में इस बीच आई हैं। और अभी हम जब बातचीत कर रहे थे ना, तो वो यही बोल रहे थे कि सोचे कभी ऐसा होता है कि लंबे अंतराल में कुछ नहीं आता है, और कभी इतने कम समय में उनके इतने कमाल के प्रोजेक्ट्स आए हैं। छावा और सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव में कमाल का काम किया है विनीत कुमार सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है विनीत आपका। धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। मैंने आपकी दोनों फिल्में देखी, छावा भी और सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव भी। मतलब मैं छावा के तो सीन्स पे बात करना चाहती हूँ, उस किरदार को आपने कैसे पकड़ा, उन नुआंसेस को कैसे पकड़ा। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, आपने कहा था ना कि आपको 23 साल हो गए मुंबई में, लेकिन आपका अपना अभी तक कोई घर नहीं है। लोग कहते हैं कि संघर्ष करो, लेकिन अरे मैं कहाँ संघर्ष करने से पीछे भाग रहा हूँ। एंड व्हेन यू सेड दैट ना, मेनी ऑफ अस फेल्ट इट, कि हम कहाँ संघर्ष करने से पीछे भाग रहे हैं। अब छावा आई, सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव आई, कवि कलश के किरदार की इतनी चर्चा हुई, अब कैसा लग रहा है? आर यू क्रिएटिवली सेटिस्फाइड? वो आई हैव अराइव्ड वाला मोमेंट आया है? बहुत स्पेशल है। क्योंकि ये जो हुआ है छावा के बाद, मतलब मैं जब मैसेजेस वगैरह चेक कर रहा हूँ, वक्त कम मिल पाया क्योंकि तुरंत छावा के बाद इसके प्रमोशंस शुरू हो गए सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव के, तो उसमें पूरा दिन जाता रहा। और बट बीच में जब भी वक्त मिलता है मैसेजेस देख रहा हूँ तो बहुत लोगों के मैसेजेस ऐसे हैं जैसे बहुत पर्सनल आप किसी को कुछ लिखते हो, कि सब मोस्ट ऑफ द मैसेजेस में ये कॉमन है कि विनीत, ये जो सक्सेस है, ये सक्सेस ऐसी लग रही है कि हमारी खुद की सक्सेस है, ये सिर्फ आपकी नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सफलता मिली है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत टच करता है मुझे। मतलब मुझे नहीं लगता मेरे करियर में कभी भी मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा जो छावा के बाद, सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव के बाद। बिकॉज ये दोनों फिल्में 2 हफ्ते के गैप पे आई हैं, एक 14 फरवरी, एक 28 फरवरी। तो जिस तरीके से ऑडियंस ने रिसीव किया है, मैंने तो सोचा नहीं था। तो ये जो हुआ है, आई एम स्पीचलेस।
मैं जो फील कर रहा हूँ उसे मैं कह नहीं पा रहा हूँ। इतना मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था, कई फिल्में मेरी ऐसी थीं जिनसे उम्मीद बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक चीज़ें हुई नहीं। तो कहा भी जाता है कि उम्मीद मत लगाओ, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा काम करके चुपचाप चला जाता हूँ, बहुत ज़्यादा सोचता नहीं, और जब सोचा नहीं तो ये हुआ। विनीत, जब आप अपनी सक्सेस की बात कर रहे हैं ना, आपकी सक्सेस, जैसे आपने बोला कि मैसेजेस भी आ रहे हैं, लोगों को पर्सनल फील होती है, इट रियली फील्स पर्सनल, क्योंकि अगली में देखा है, मुक्केबाज में देखा है, और आपकी कई फिल्में देखी हैं, बहुत सारे सीन्स बार बार देखे हैं, फिर हमने कवि कलश को देखा। हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस हिचकोले खा रहे हैं, तो आपके साथ तो ये हो रहा है। वो इमोशंस क्या हैं अंदर? ओवरवेल्म्ड हैं, एक्साइटेड हैं, इमोशनल हैं? क्योंकि क्या होता है ना, कई बार इमोशंस हमें पता नहीं होता है कि एक्सप्रेस कैसे करना, अब इस इमोशन को बाहर कैसे निकालूं, मैं किसके साथ शेयर करूं। तो कैसे आप इन सब चीज़ों से इस समय डील कर रहे हैं? हाउ इज़ इट लाइक? बस काम कर रहा हूँ। किसी ने कहा था, मेरे फादर के फ्रेंड, वो भी मैथमेटिशियन हैं, डॉक्टर बीपी सिंह, उन्होंने ये कहा था कि बेटा जब जीवन में अच्छा वक्त आ जाए तो एक दिन में उतना काम करो जितना 7 दिन में कर सकते हो। तो बस लगा हुआ हूँ काम करने में। बट हाँ, थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो चीज़ें थोड़ी सेटल होंगी। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये क्या हुआ, एकदम से अचानक क्या हुआ। हर फिल्म में मेहनत हुई है, सभी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं किए, सब मेहनत करते हैं, लेकिन इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, ये तो प्रभु के ही हाथ में है। तो मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, क्या शब्द दूँ। हाँ, बिल्कुल ओवरवेल्म हूँ, बहुत बहुत ही अलग सा एहसास है। मैं मैसेजेस पढ़ना चाहता हूँ लोगों के, लेकिन इतने मैसेजेस हैं कि वो मेरी मनुष्य की क्षमता से कहीं ज़्यादा मैसेजेस हैं। हो सकता है मैं थोड़ा थोड़ा करके देखता रहूं, बहुत सारा वक्त लगे। मैसेजेस ऐसे हैं कि वो पढ़ने के बाद मैं एक तो रुक जाता हूं कि वो जो लिखा गया है, जिस एहसास के साथ लिखा गया है, वो एहसास जैसे ही होता है मैं ठहर जाता हूं। तो बहुत बार ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसा लगा था, पता नहीं मैं काम लगातार कर रहा हूं, एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑडियंस तक फिल्में जा रही हैं, चीज़ें पहुंच रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है जहां तक मेरा काम नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन जो मैसेजेस आ रहे हैं वहाँ वो पुराने काम के बारे में भी जिक्र किया जा रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि लोग देख रहे थे, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ ऐसा आए। किस किस के मैसेजेस आए? मतलब आपकी फ्रेटर्निटी से किस किस के मैसेजेस आए? बहुत लोगों को, बहुत सारे डायरेक्टर्स के, एक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि अब चीज़ें बहुत सारी बदलेंगी। और मेरी सारी जद्दोजहद ही इसी बात की रही है कि मैं मन का काम करने की आज़ादी चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए। मैं प्रयोग करना चाहता हूँ खुद के साथ, बाकी तो ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। आपने कहा था कि बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी विश लिस्ट में, मतलब जो आपकी विश लिस्ट में है, लेकिन उनकी विश लिस्ट तक आप नहीं पहुंच पाए। हाँ, आप पहुंच गए? मुझे ऐसा लगता है कि आए मैसेजेस उनमें से किसी पहुंचा है। कुछ के आए हैं, कुछ के नहीं आए हैं। अभी तो जैसे मैं सुपरवाइजर मालेगांव कर रहा था, तो जोया अख्तर के साथ, जो हमेशा से मेरी विश लिस्ट में रही हैं, मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहता हूँ, बिकॉज़ उनकी फिल्म में जो किरदार हैं, वो किरदार ज़िंदगी को जिस तरीके से समझ पाते हैं, उससे समझ में आता है कि जोया ने लाइफ को कितना एक्सप्लोर किया है। और तो सुपरवाइजर मालेगांव के प्रमोशंस में हम लोग साथ ही थे, तो बहुत सारी बातचीत करने का मौका मिला। एंड आई एम पॉजिटिव
कि कभी साथ में काम करूँगा एज एन एक्टर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करना चाहता हूँ। श्री राम राघवन सर के साथ काम करना चाहता हूँ, इम्तियाज़ अली सर की फिल्म में काम करना चाहता हूँ, विक्रमादित्य मोटवानी सर की फिल्म में काम करना चाहता हूँ। विक्रम सर का मतलब जो भी फिल्म देखता हूँ, मैंने बोला भी, अभी मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा भी, किसी उनकी जो फिल्म है ना, आप वो किसी भी जॉनरे में जाके काम करते हैं, ऐसा लगता है ये उन्हीं का जॉनरा है। कि अगर वो उड़ान बनाते हैं तो उड़ान को आप जिस जॉनरे में रखते हो, ठीक, ऐसा लगता है क्या पकड़ है क्राफ्ट को लेकर के। लेकिन जब वो लुटेरा बनाते हैं तो ऐसा लगता है ये लुटेरा ही इनका जॉनरा है क्या। हाँ। बाद में जब वो कोई दूसरी चीज़ बनाई, जैसे जुबली बनाई, तो ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, क्या दुनिया रची है ना। अभी रिसेंटली जो ब्लैक वारंट शो था, तो कितना कॉन्ट्रास्ट है, उड़ान, ब्लैक वारंट, लुटेरा, जुबली, ट्रैप्ड, या ट्रैप्ड। तो मतलब ऐसी लंबी लिस्ट है जिन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, उनकी फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। मैं ये सवाल ना आपसे हमेशा से पूछना चाहती थी कि आप काफ़ी ज़िद्दी किस्म के एक्टर हैं। ज़िद्दी मतलब अगर आपने ठान ली कि आपको ये करना है, तो आप, चाहे वो मुक्केबाज के लिए ट्रेनिंग हो या फिर आपकी खुद को एज एन एक्टर निखारने के लिए जितनी भी कोशिशें हैं, आपने मुक्केबाज के लिए जो मेहनत की, मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी डायरेक्टर से अगर मिलना चाहते तो आप अपने लिए रास्ता निकाल ही लेते। मतलब आप मुझे वो जिद्दी किस्म के एक्टर लगते हैं कि अगर मुझे मिलना है, मुझे करना है, तो मैं मिल के रहूंगा, मैं एटलीस्ट एक बार मुलाकात तो करूंगा ही करूंगा। तो ऐसे कैसे हुआ कि विनीत अभी तक इन किसी से मतलब एक मिल नहीं पाए जो विश लिस्ट में डायरेक्टर्स थे उनसे? नहीं, मैं मिल पाया, ऐसा नहीं है। अच्छा। सबसे नहीं मिल पाया, मतलब काफ़ी लोग हैं जिनसे कभी नहीं हो पाई मुलाकात, बट मिल लेना काफ़ी नहीं है। मिल के कुछ निकले, कुछ बात आगे बढ़े। तो जैसे काफ़ी समय से मेरी कोशिश है श्री राम सर के साथ काम करने की, इम्तियाज़ सर के साथ काम करने की, जोया अख्तर के साथ काम करने की, विक्रमादित्य मोटवानी के साथ काम करने की, हंसल मेहता सर के साथ काम करने की। लिस्ट लंबी है ना। और मिलना हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कहानियाँ कुछ ऐसी हैं कि उसमें मैं फिट नहीं हूँ। ये होता है बिकॉज़ जिस तरीके की फ़िल्म है शायद उसमें फ़िट नहीं हो पा रहा हूँ। तो मुझे इंतज़ार है और वो इंतज़ार रहेगा कि कहानियाँ, जिस तरीके की कहानियाँ हैं, उसमें कोई किरदार ऐसा निकले जिसमें मैं फ़िट हो जाऊँ, है ना। तो वो इंतज़ार रहेगा बिकॉज़ अच्छा लगता है अच्छी कहानियों का हिस्सा बन के, अच्छा लगता है अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करके, अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करके। और अच्छे किरदार जब एक अच्छे डायरेक्टर के साथ करने का मौका मिलता है, तो मेरा अनुभव ये है कि एज एन एक्टर भी मेरे अंदर कुछ नया अनफोल्ड होता है। तो वो जिद मिल लेने से, मतलब मिल लेना एक बात है, मिल के उनके साथ काम करना बड़ी बात है। तो वो चाहता हूँ कि साथ में काम करने का मौका मिले। छावा पे आते हैं, मतलब कवि कलश का जो किरदार है, स्पेशली आखिरी सीन की हम अगर बात करें, वो जो लास्ट सीन है, बहुत सारे सवाल हैं मेरे उस सीन को लेकर के आपसे, उसकी मेकिंग को लेकर के, उसके इम्प्रोवाइजेशन को लेकर के। सोचिए वो दिन जिस दिन वो सीन शूट होना है, आप हैं, विकी कौशल हैं, अक्षय खन्ना हैं, लक्ष्मण उतेकर आते हैं, बैठते हैं आपके साथ या बताते हैं कि ये लंबा सीन है, ऐसे ऐसे होना है। क्या चाहते थे वो अपने किरदारों से? मतलब दर्शकों को अगर आप उस दृश्य में लेकर जाने, तो वो क्या चाह रहे थे किरदारों से कि ये निकल कर सामने आए? क्या ब्रीफ था उनका? लक्ष्मण सर ने शूटिंग के दिन कुछ नहीं बोला। अच्छा। बोले कि जैसे जाना है आप जाओ, क्योंकि रीडिंग जब हम कर रहे थे, रीडिंग में उन्होंने सब बोल दिया था।
मेरी और विकी की कई बार रीडिंग साथ में हुई, बिकॉज हमारे कई सारे सीन्स हैं जो साथ में हैं। तो लक्ष्मण सर के साथ मैं और विकी बैठते थे, सीन्स पढ़ते थे, तो हर सीन के बारे में उन्होंने बोला था डिटेल में कि इस सीन में मैं क्या चाहता हूँ, इस सीन में मैंने क्या सोचा है, और ये जिस सीन की आप बात कर रहे हो, इस सीन का तो पूरा डिटेल उन्होंने बताया था कि इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ पूरे सीन को। और उन्होंने उस समय जो डिस्क्रिप्शन दिया था वही मुझे पर्दे पे अब दिखाई देता है। जब मैंने वो सीन पर्दे पे देखा तो मुझे लक्ष्मण सर की वो बातें याद आई जो रीडिंग के समय एक रूम में उन्होंने कही थी। क्या क्या कहा था उन्होंने बोला था कि बिकॉज वो डीओपी भी रहे हैं, हाँ। उन्होंने कई फिल्मों में एज अ सिनेमेटोग्राफर है ना काम किया है, तो विजुअल उन्होंने डिस्क्राइब किया था और उन्होंने बताया था कि छत्रपति संभाजी महाराज बधे हुए हैं, कवि कलश जी बधे हुए हैं, ऐसी कुछ पोजीशनिंग है, फिर वो लोग लेके जाएंगे और जो औरंगज़ेब की फ़ौज जो खड़ी है वो किस तरीके से अलाइंड है, कैसे लोग खड़े हैं और कहाँ पे तंबू होगा, कहाँ पे औरंग जो है वो कहाँ पे होगा, और ये वक्त होगा जिसके आसपास ये चीज़ होने वाली है रात में। जब लेके जाएंगे तो दोनों की बैक है, जब वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन संवाद यहाँ से शुरू होगा। और जब दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी, वॉल्यूम जो है आवाज़ बढ़ेगी। तो वो सारा डिटेल, और ये इसके साथ मैं ये बोलूँगा कि थैंक यू सो मच लक्ष्मण सर कि आपने मुझे ये मौका दिया। उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया इस रोल के लिए। फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं वैभव विशांत, वैभव ने भी मेरा ऑडिशन नहीं लिया। फिर लक्ष्मण सर ने बोला कि जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा कि कवि कलश जी के किरदार में मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ, जबकि मेरे पास कोई एक तस्वीर भी ऐसी नहीं थी जो कहीं से भी आसपास भी हो। कवि कलश जी के का जो लुक है फिल्म में, उसके आसपास भी कुछ हो, वो भी नहीं था। तो ये पूरा उनका कन्विक्शन था कि मैं विनीत के साथ जा रहा हूँ। मेरा मन थोड़ा आगे पीछे हो रहा था क्योंकि उसकी पहले मेरे बैक में एक इंजरी हुई थी, तो एक शूट के दरमियान वो हुई थी, तो उसको ऑलमोस्ट मैं हील कर चुका था, बट दैट वाज नॉट 100%, 90% के आसपास में हील हो गया था। बहुत हल्का पेन रहता था, बट डर लगता था कि वो पेन ऐसा था कि मैं बेसिन पे बेंड नहीं हो पाता था। अगर मैं ब्रश कर रहा हूँ सुबह तो मैं बेंड नहीं हो पाता था। गाड़ी अगर थोड़ी भी बम्प करती है, मुंबई की सड़कों में गड्ढे बहुत हैं, तो गाड़ी जब बम्प करती मैं लिटरली पकड़ लेता था। तो ऐसा दर्द था, तो उससे निकल के आया था। तो मुझे थोड़ा ये लग रहा था कि बहुत सारा एक्शन है फिल्म में, कहीं ऐसा ना हो कि ये दर्द पूरी तरीके से अभी भी गया नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक्शन सीक्वेंस के बीच में ये फिर से आ जाए तो मेरी वजह से सब रुक जाएंगे। और मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता अपने पूरे जीवन में कि मेरी वजह से किसी प्रोड्यूसर को, किसी डायरेक्टर को या को एक्टर को जो नुकसान होता है, मैं कभी नहीं चाहता कि ये हो। मेरे हाथ से काम चला जाता है, मुझे चलता है, लेकिन मैं ये नहीं कर पाता। तो वो डर था मुझे, तो मन आगे पीछे हो रहा था। लेकिन मेरी वाइफ रुचिरा और मेरी बहन मुक्ति, इन लोगों ने बोला भैया, और रुचिरा ने बोला विनीत। हाँ, वो डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, नहीं तो आजकल क्या कॉन्टेक्स्ट कहीं रह जाता है, एक लाइन काट के जो है ना, फिर एनीवे। तो रुचिरा ने बोला विनीत और मुक्ति ने बोला भैया, हम लोगों ने देखा है आपको, दर्द में भी आपने काम किया है, मुक्काबाज में बहुत करीब, बिकॉज मुक्ति वॉज असिस्टेंट एट दैट टाइम, रुचिरा वॉज DA टू अनुराग सर एंड मुक्काबाज, और रुचिरा वॉज इन पटियाला। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मार खा के आता था,
खून लगे रहते थे कपड़े में, खून बहुत सारा कपड़े पे दिखता था। तो क्या हुआ, मुक्का लगा, ब्लड आया। तो वो खैर वो एक अलग था। तो रुचिरा ने खुद देखा था, मुक्ति को सब पता था। दे पुश्ड मी, बट मन आगे पीछे हो रहा था। देन फाइनली चलो प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। और शुरू हुआ तो जो शुरुआत की ट्रेनिंग की एक वीडियो भी मैंने डाली है। तो जिस समय ट्रेनिंग हो रही थी तो मैं पट्टा बांध के ट्रेनिंग करता था और पेन किलर खा के करता था। और शूट शुरू हुई, बहुत सारी ट्रेनिंग हुई, लेकिन टच वुड वो दर्द कभी आया नहीं। मैं घोड़े से भी गिरा एक्शन में, और मतलब एक बार तो लगा था कि पता नहीं मैं उठ पाऊंगा या नहीं, वो भी हुआ। विक्की भी घोड़े से गिरा है फिल्म में। और लेकिन पता नहीं किसी की कृपा थी। अदरवाइज जिस तरीके से मैं गिरा था, जिस तरीके से विक्की घोड़े से गिरा था, मतलब शूट रुक जाए ऐसा था। कौन से सीन था ये? बुरहानपुर का ही सीक्वेंस जिसमें इंट्रोडक्शन है हम लोगों के। अच्छा। हाँ, तो मतलब मेरा वो था, एक हाथ में शील्ड है, एक में तलवार, और घोड़े के ऊपर मैं हूँ, और एक्शन कुछ डिज़ाइन है। सामने से घोड़े से लोग आएंगे, पैदल वाले भी हैं, पीछे से भी घोड़े से लोग आएंगे। एक्शन बड़ा था, डिज़ाइन था, वो चीज़ें हो रही थी, काफ़ी अच्छी हो रही थी। और लगाम मेरे हाथ में नहीं है, किसी की तलवार घोड़े को लग गई, और घोड़ा जो उसने अपनी वो दिखाई, मैं सीधे धम बैक के ऊपर ही गिरा था। तो जब गिरा था तो एक बार ये हुआ था कि प्रभु, मैं खड़ा होने स्प्लिट ऑफ सेकंड में थॉट आए थे। लक्ष्मण सर वाज ऑन मॉनिटर, विक्की भी ही वाज ऑन मॉनिटर। सबको ही लगा, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, सब रुक गया था। तो बस थॉट ये आया था कि बजरंगबली संभालिए, मैं खड़ा होने जा रहा हूँ, खड़ा हो जाऊँ अपने पैर पे। खड़ा हुआ, मैं खड़ा हो गया, बट आई वॉज नॉट एबल टू फील। मतलब मुझे बैक फील नहीं हो रही थी। अच्छा। लेग्स फील नहीं हो रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही खड़ा हो पाया, अगला थॉट ये था, मैं पैर बढ़ाने जा रहा हूँ। आई वॉज नॉट एबल टू फील। मतलब चल लूँ, और एक छोटा सा कदम डाला, और छोटे छोटे कदम लेके चलना शुरू किया, और मैं दूर चला गया। लक्ष्मण सर ने फिर ब्रेक दिया, और 1-1.5 घंटे के लिए बाद में वापस। लेकिन वो वाला पेन नहीं आया। दर्द था, मैनेज कर रहा था, होते उसी में शूट के ही पूरे प्रोसेस, जब तक शूट चली है, मतलब ट्रेनिंग और शूट, मुझे लगता है 11-1 महीने तक हम लोग जुड़े रहे इस फिल्म से। उसमें ही कब ठीक हो गया वो भी नहीं पता चला। मैं प्रिकॉशन लेके करता था। तो थैंक्स टू लक्ष्मण उतिकर सर कि उन्होंने मौका दिया, थैंक्स टू मैडॉक फिल्म्स, थैंक्स टू दिनेश विजन सर, थैंक्स टू पूजा विजन कि ये मौका मिला और लोगों तक काम पहुंचा है। तो एक अच्छी फिल्म कहीं ना कहीं बहुत बहुत कुछ बदल देती है। लास्ट सीन पे मैं आती हूँ। आपने भी बोला कि जैसे आपने वो डिस्क्राइब किया कि लक्ष्मण उतिकर क्या चाहते थे, जब आप दूर चले जाओगे तब आप कविता बोलना शुरू करोगे। वो दिख रहा है सीन में कि आवाज़ आपको चिल्ला के बोलना है, बहुत एनर्जी लग रही है, मतलब आप अंदर लंग्स को बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। सेम गोज विद आपका अगली का जो जेल वाला सीन है, जहाँ पर आप चिल्ला रहे हैं राहुल भट्ट के किरदार पे कि मतलब कहाँ पर है बच्ची, कहाँ पर है, और ये सब चिल्ला रहे हैं आप उनसे। टेक्निकल एस्पेक्ट क्या होता है ऐसे सीन्स का, कितनी मेहनत लगती है? मुझे लगता है आवाज़ ही चले जाए इतनी तेज तेज चिल्लाने पे बात करने में। गरिमा सी, मैं ऐसे सीन को देख रहा था, जैसे जब भी लक्ष्मण सर ने डिटेल जो बताई थी ना, तो वो एकदम क्लियर था कि सर क्या चाहते हैं। ऑनेस्टी वर्क करती। इस सीन के लिए कई चीज़ें थीं कि अपने महाराज के लिए, अपने मित्र के लिए, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विचारधारा सोच थी उसके लिए, मान सम्मान भी है, मित्र के लिए पीड़ा भी है, लेकिन एक गर्व की अनुभूति भी है कि हमें बांध लिया औरंग ने,
एक बात है, धोखे से हमें कितनी भी पीड़ा दे लो, हमारे मुंह से चीख नहीं निकलेगी। और वो कोशिश करता रहा, लेकिन वो सब कुछ करने के बाद भी उसको ये कहीं ना कहीं एहसास रहा कि जो मैं चाहता था वो नहीं करा पाया। तो उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपना मान रखा, इतनी तकलीफ़ों के बाद भी इन लोगों ने अपना मान रखा। मित्रता की पराकाष्ठा है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि 11 मार्च उसको सही रूप में अगर मित्रता दिवस मनाना है, फ्रेंडशिप डे मनाना है, तो 11 मार्च को फ्रेंडशिप डे घोषित कर दीजिए, क्योंकि अद्भुत कहानी है मित्रता की कि उत्तर भारत के कवि कलश जी थे और मराठा साम्राज्य में रहे। सारे आरोप लगे उनके ऊपर, लेकिन जब वक्त आया तो वही उत्तर भारत के कवि कलश जी ने अपने मित्र के लिए मौत को भी चूम लिया, जबकि उनके पास मौका था, वो जा सकते थे। महाराज ने उन्हें कहा था कि आप रायगढ़ के लिए निकलिए, लेकिन वो महाराज को, अपने मित्र को छोड़ने को तैयार नहीं। तो कमाल की दोस्ती है, जो मतलब ऐसा मित्र मिल जाए जो मौत में भी साथ खड़ा हो, तो उसकी क्या ही कीमत आप लगाओगे। तो वो सीन में ये सब फीलिंग लानी थी। और जैसे मैं बास्केटबॉल खेलता था, तो जब कोई मैच होता है ना, फंस जाता है, तो इतनी हूटिंग होती है कि ऑलमोस्ट करीब करीब सारे प्लेयर्स की आवाज़ चली जाती। तो अगर 40 मिनट के एक मैच में आवाज़ जा सकती है, तो जब पूरी रात आप लड़े हों, है ना, पूरी रात जयकारे लगे हों, सुबह हो गई हो लड़ते लड़ते, उसके बाद आपको बांध के जहाँ औरंग का कैंप था वहाँ तक ले जाया गया हो, तो मुझे नहीं लगता, ऐसा मैं सोचता था अपने किरदार के लिए, कि मुझे ये लगता था कि आवाज़, मतलब अगर ऐसा होगा रियल लाइफ में, तो आवाज़ की क्वालिटी क्या वही रहेगी जो मेरे सामान्य जीवन में है, या आवाज़ फटेगी। तो मुझे, मेरे जो अपने अनुभव हैं उसके हिसाब से मुझे वो रॉनेस रखनी थी। हाँ, तो आई ट्राइड इवन, बिकॉज शूट तो होती है तो आपके पास एक दिन पहले या उसके पहले ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन आप वॉर का सीक्वेंस करके ये शूट शुरू हो। वॉर का सीक्वेंस हमने कहीं और किया, ये पोर्शन हमने बाद में किया। तो मतलब आवाज़ चीख के बिठाई थी सीन शुरू करने के पहले। अच्छा, कैसे? वो कुछ नहीं, आप चीखो, अच्छा। गला फाड़ के चीख लो, तो आवाज़ में एक रौनेस आ जाती है। कि आप, जैसे होता है ना किसी रैली में आप बहुत नारा वारा लगा दीजिए तो आवाज़ थोड़ी सी बैठ सी जाती है। तो जब इतनी लड़ाई लड़ी हो, जहाँ पे इतना चीख पुकार मची हो और पूरी रात आप लड़े हों, उसके बाद आपको अगर बांध के ले जाया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आवाज़ की वो टोन मेरी रहेगी जो मैं सामान्य रूप से जिस सुर में बात कर रहा हूँ। मतलब सुर से मतलब नहीं है, टेक्सचर जो वॉइस का है। तो आई ट्राइड वो सीन को अप्रोच करने के पहले, मतलब मैं घर से ही वो करके थोड़ा, ये आपका इनपुट था, आपका तरीका था वो सीन का। अपने तरीके से चीज़ें जो जीवन में देखता हूँ उस हिसाब से अप्रोच करता हूँ। कि बहुत सारी मेमोरी है कि बहुत सारे मेरे जानने वालों की आवाज़ मैंने सुनी है कि बैठ गई, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो जो जो घटनाएं उन्होंने बताई, यार ये हुआ था, तो उसके बाद से अभी पता नहीं, एक दिन तो हो गया, धीरे धीरे ठीक होगा, गार्गल कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये टेक्सचर वॉइस की हो सकती। तो थोड़ा उसके करीब कहीं पहुँच के फिर सेट को अप्रोच किया कर लिया था। ओके, मुझे एक बात बताइए बनी, जैसे ये जो प्रगाढ़ मित्रता का जो सीन था, मतलब एक ऐसा सीन जो दिखाता है कि दो लोगों की दोस्ती कितनी स्ट्रांग हो सकती है, जबकि पूरी फिल्म में जगह जगह पे ये हिंट्स दिए जाते हैं कि कवि कलश को ज़्यादातर शक की निगाहों से ही देखा गया है।
मैं ये समझना चाहती हूँ, जैसे विकी ने कहा था कि वो और अक्षय बात नहीं करते थे सीन से पहले, या उन्होंने बात ही नहीं की क्योंकि वो गुस्सा, वो जो नफरत है वो दिखाई दे स्क्रीन पर। क्या अगर दो लोग, दो एक्टर्स जो आपस में फ्रेंड्स नहीं है, जिनकी आपस में अबोलो है, बातचीत नहीं है, वो इस सीन को कर रहे होते, तो आपको लगता है कि ये सीन ऐसा ही निखर के आता? जैसे अंदाज अपना अपना, फॉर एग्जाम्पल जिस समय रवीना और करिश्मा के बीच में उस समय बातचीत नहीं हो रही थी, डायरेक्टर को बांधना पड़ा था उन दोनों को कि भाई साथ में सीन्स हैं, और कई सीन्स उन्होंने अबोलो में शूट कर दिए। पर फॉर सीन जो इतना इंटेंस है, जहां दोस्ती को इतनी गहराई से दिखाना है, क्या ये पॉसिबल होता ऐसी सिचुएशन में? मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन। सी एज अ प्रोफेशनल ये जिम्मेदारी है, बिकॉज ये काम है, तो सभी उसी शिद्दत से करते, बातचीत किसी की हो या ना हो। मेरे केस में बिकॉज विक्की के साथ एक होता है ना कि भाई वाला एहसास रहता है मेरे अंदर, और विक्की के साथ और हम लोग मतलब जुड़े हैं गैंग्स ऑफ वासीपुर के वक्त से। ही वॉज इन डायरेक्शन टीम, मैं एज एन एक्टर था। विक्की जब क्लैप देता था तो मुझे विक्की को देख के अपना पास्ट याद आता था, बिकॉज मैं सेट पे जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था महेश मांजरेकर सर के साथ, तो मैं जानबूझ के क्लैप ही पकड़ता था, सब काम आता था, मतलब 2 फिल्मों के बाद सारे काम कर लेता था, लेकिन फिर भी क्लैप पे जाता था। रीज़न ये था कि मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहता था। तो जब क्लैप हाथ में होता है तो एक्टर और डायरेक्टर के बीच में क्या बात होती है आपको सुनने को मिलता है। एक्टर क्योंकि आपने क्लैप दिया और वहीं कहीं दुबक लिए, तो एक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है, टेक 2 में ऐसा क्या कर रहा है, या टेक 3 या टेक 4 में जो टेक 1 में नहीं था, या डायरेक्टर ने आके जो ब्रीफ दी उसके बाद एक्टर ने कैसे खुद को चेंज कर लिया नेक्स्ट टेक के लिए। तो वो सब मैं सुनता था। मैंने अमिताभ बच्चन सर को करते देखा 50-60 दिन विरुद्ध में, और बहुत ओमपुरी साहब को देखा, मतलब ऐसे करीब से देख रहा हूँ, क्लोजेस लगे हैं तो क्लैप देख के बस ऐसे हटा हुआ है, आई एम वाचिंग हिम कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने छोटी सी सपोज एक कुछ किया और छोटी सी एक चीज़ की, तो क्या था, बाद में भाग के मॉनिटर पे गया तो उसका इम्पैक्ट मैं देखता था कि उन्होंने ये जो किया ये सिर्फ ये एक्ट नहीं था, इस एक्ट के पीछे कुछ कॉन्टेक्स्ट है। तो वो उस सीन के साथ बहुत वर्क किया। हर सीन में आप ये सब करोगे नहीं अच्छा लगेगा, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें प्लांट कर रहे थे वो लोग, तो ये समझ आया ये तो लिखा नहीं है, ये एक्टर्स कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो नहीं लिखी हैं डायरेक्टर आके ब्रीफ कर रहे हैं उस समय, जबकि रीडिंग में भी कभी वो ख्याल किसी को नहीं आया, बट एट दैट मोमेंट डायरेक्टर को 10 चीज़ें सूझती हैं। तो जब उन्होंने वो चीज़ एक्टर को बोली, मैंने सुनी, एक्टर ने वो जब किया मैंने देखी, वो नहीं हुआ, एक्टर ने खुद से अगला टेक मांगा, फिर अगले टेक में कुछ नई चीज़ आ गई। अब मैं एडिट में जब जाके बैठ के देखता था तो सारी टेक देखता था। मेरी ट्रेनिंग ऐसे हुई। तो विक्की को जब देखता था तो मुझे याद आता था अपना पास्ट, तो एक बॉन्डिंग हो गई थी। वासीपुर अपने आप में एक अद्भुत फिल्म है, तो एक आपस में एक बॉन्डिंग रही। फिर विक्की की मसान आई, जुबान आई, संजू, राजी, उरी, हमेशा हमारी बात होती। तो एक आपस में एक होता है ना, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक बॉन्डिंग है, एक एहसास है जो बहुत पॉजिटिव है एक दूसरे के लिए। विक्की की ग्रोथ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो अब ये नहीं पता था, हम लोग ऐसा नहीं ये सब सोच के कर रहे थे कि किसी दिन कोई फिल्म करेंगे, ऑफ कोर्स हम कनेक्ट हो गए थे। तो जब ये फिल्म हुई तो वो ब्रदरहुड निकल के आया। इवन जब मैं सीन शुरू करता था तो मैं पलट के विक्की को देखता था शुरू करने के पहले, और मैं सोचता ये था कि मेरे भाई को बांध रखा है, मेरे भाई को छील दिया है, जिसके लिए मैं मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मेरा प्राण भी बिना किसी सेकंड थॉट के दे दूंगा, उसको बांध के रख दिया है, उसको छील के रख दिया है, खून टपक रहा है, लेकिन हमने तय किया है कि हम चीखेंगे नहीं। तो दर्द है अंदर, लेकिन मैं अपने दर्द को बयान इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं अगर अपनी पीड़ा रखूंगा
तो मेरे मित्र को, मेरे महाराज को मेरी पीड़ा की वजह से कमज़ोर नहीं होने दे सकता। तो जब भी उनकी बात शुरू होती है ना, जब भी वो बोलते हैं छंदो गमाते, मतलब हमारी वजह से, तो कहते हैं तो जो लाइन आती है ना कि सुदामा को कैसा दर्द जब उसके हमदर्द कृष्ण हो उसके कद। तो अपने मित्र को कहाँ रख दिया एक कवि ने कि भगवान कृष्ण का दर्जा दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें निकल के इसलिए और उभर के आ पाई बिकॉज हमारे बीच में एक बॉन्डिंग रही है। ना होती तब भी एज एन एक्टर ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं बताता हूँ, पहले ना मुझे लगता है 2021 तक मेरे साथ ये चल रहा था, 22 तक कि अगर पर्दे पे किसी किरदार के साथ मेरी नहीं पटती, मेरा मतलब स्क्रिप्ट में अगर किसी किरदार के साथ मेरी नहीं बनती है, उस किरदार वो कैरेक्टर अब अगर कोई कर रहा है तो उसके बगल में पिक्चर खत्म हो जाएगी, मैं कुर्सी नहीं लगाता था। ये 2022 तक चला है। लेटर ऑन आई रियलाइज कि अरे भाई ठीक है हो गया, बट इसकी क्या ज़रूरत है। मैं समहाउ वो एक ऐसा वाला हो गया था कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं गुंजन सक्सेना किया तो जानवी के बगल में कुर्सी मेरी लगी ही नहीं, पिक्चर ख़त्म कर दी मैंने, बैठता ही नहीं था। और अगर कोई सिचुएशन आ गई और हम बैठे भी हैं तो थोड़ी देर में एक्सक्यूज मी बोल के निकल लेता था। तो मैं चाहता ही नहीं था कि कहीं से भी वो जो है जो किरदार मैं कर रहा हूँ दिलीप सिंह का और जो किरदार गुंजन सक्सेना का जानवी कर रही थी, उनके बीच में कोई बातचीत ऐसी हो जो पन्नों में जो स्क्रिप्ट में जो लिखा है उसके परे कुछ हो। तो एक डिस्टेंस था, बट वो वर्क किया बहुत अच्छा। लेकिन पर्सनल अगर मैं जब बाद में ये मुझे स्ट्राइक ही किया ये चीज़ बाद में, और 2022 के बाद से मैं नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, हम मतलब पर्दे पे लड़ेंगे भी तब भी हम साथ में बैठ के खा सकते हैं, पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रियलाइजेशन कैसे हुआ, किसी ने करवाया? ऑल ऑफ सडन। अच्छा, अपने आप? ऑल ऑफ सडन अपने आप। सारी स्कूलिंग ही यही कि मैं ऐसा क्यों करता था मैंने कभी सोचा नहीं, बट मेरे लिए वर्क करता था तो मैं ऐसे ही था। और अब जब गुंजन सक्सेना का वो वाला सीन है जहाँ पे दिलीप सिंह को रियलाइज होता है कि वो गलत है, और वो फील करता है गुंजन सक्सेना के लिए, वो सीन तो 3 घंटे में शूट हो गया, वो आखिरी दिन था। अब जानवी क्या सोचती होगी मेरे बारे में कि ये कितना खूसट आदमी है यार, इतने दिन शूट किया, जॉर्जिया में शूट किया, लखनऊ में शूट किया, मुंबई में शूट किया, इतनी सारी शूट की, ये आदमी बात ही नहीं करता। अच्छा, बात ही नहीं हुई? मैं मतलब हेलो कर दिया, हाय, बस। हाउ आर यू? आई एम गुड। हाउ आर यू? उसके बाद तुरंत निकल गया, क्योंकि दिलीप सिंह वो दिलीप सिंह करा रहा है जो किरदार मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। बाद में जानवी को बताया कभी आप? नहीं। अब वो पता नहीं क्या सोचती होगी मेरे बारे में, ये इंटरव्यू देखने के बाद शायद ना सोचे। तो ऐसा बहुत बार हो। अच्छा, जिनके साथ पटती है फिर उनके साथ मैं मतलब खाना खाने भी जाता हूँ, पूछता हूँ भाई चलो साथ में खाना खाने चलेंगे। तो वो किरदार की वजह से ये बाद में 2022 ऑल ऑफ सडन ये रियलाइजेशन आई। तो उसके पीछे जब मैंने मुड़ के देखा तो मिला भाई ये तो बहुत गड़बड़ किए बैठा हूं मैं। बहुत लोग मेरे बारे में क्या ही बात करते होंगे। हाँ, कई नुकसान भी हुए होंगे इस चक्कर में। वो मुझे पता नहीं। इमरान हाशमी के साथ बार्ड ऑफ ब्लड, तो उसमें हमारा किरदार है साथ साथ, लेकिन एक पेज पे नहीं होता। हम एजेंट हैं हम लोग, और अफगानिस्तान में हैं, बलूचिस्तान में हैं, एक साथ फंक्शन कर रहे हैं लेकिन झगड़े होते रहते। तो सेट पे मतलब गाड़ी में मैं घुसा, इमरान उधर से घुसा, हमें बात ही नहीं, ऐसे बैठे दोनों। इमरान एक्शन शुरू। अब मैं मुड़ के देखता हूँ कि इमरान को कैसा लगता होगा, मैं कैसा बुद्धू रहा हूँ। And you never clarified also shoot नहीं, मतलब कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि कभी एक पेज पे हम आए ही नहीं। आखिरी में आए तो लास्ट में सीन वो शूट हुए हैं।
तो उसके बाद कुर्सी लगाने के लिए किसी दिन शूट ही नहीं बची। बट बाद में 2022 के बाद जिनके साथ भी काम किया हूँ उन्होंने दूसरी साइड देखी। फिर बगल में ही हाँ, कुर्सी फिर लगी। कोई दिक्कत फिर तो पहले ही, क्योंकि पहले इतना सब कर चुका हूँ उल्टा पुल्टा। बट हाँ, तब तक मेरी ग्रोथ इतनी ही थी एज एन एक्टर। तो मैं वो जो डायरेक्टर ने जो जिम्मेदारी दी है, जिस काम के लिए मैंने हाँ किया है, उसको ठीक से कर सकूं, तो मेरे लिए वो वर्क करता था, तो मैं इसे फंक्शन करता था, तो वो सारे सीन सब ठीक निकल के आते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से विनीत के लिए तो ठीक नहीं हो। काफी नुकसान हाँ। भी हो सकता है इसकी वजह से रहा हो। तो अभी क्योंकि ये- कई लोगों को हो सकता है मैसेज जाए ना, ओ विनीत में तो बहुत एटीट्यूड है, विनीत तो बात ही नहीं करता है। हाँ, आता है, मतलब काम करता है, बिल्कुल चला कोई भी करेगा ना। अगर मैं ही हूँ और मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा? वो बिल्कुल गलत नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन अब मेरे साथ ये तो वहीं तक पहुंचा था 2022 में। अब दिक्कत नहीं होती। अब कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं मेरे, तो धीरे धीरे उसका भी मुझे पता चल रहा है। जैसे तो होता है कई चीज़ों में। जैसे आप इंग्लिश में अभी 4 लोग बात करने लगो, तो बस मैं वहाँ से कटने के चक्कर में रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें समझ ही नहीं आती, और तेज़ी से कोई बोल दे, मतलब और फास्ट, तो ऐसा लगता है ब्रेटली की सबसे तेज़ बॉल निकली है सर के ऊपर से। तो आप हिंदी में बोलना शुरू। नहीं, मैं वो सब दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि अब बोर्ड लगा के नहीं चल सकता ना छाती पे, कि अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो सरल शब्दों और सरल सेंटेंसेस का प्रयोग करके ऐसा बोर्ड तो नहीं लगा पाऊंगा, है ना। तो बट ठीक है, मतलब मुझे सीखने की ज़रूरत है, और मैं प्रयास करता ही हूँ। मुझे लगता है किसी दिन एक्चुअली अपब्रिंगिंग यहाँ हुई ना, तो वहाँ पे ये था कि अगर किसी ने हाय बोल दिया, सपोज अगर मैंने बोल दिया कि हाय राहुल हाउ आर यू, तो अब ये हाय हाउ आर यू 7 दिन तक गूंजेगा। मजाक बनाएंगे भाई मतलब वो कब किसके दिमाग में आ जाए, और भाई हाय हाउ आर यू, कैसे हो, हाउ आर यू, और 6 लोग हंस रहे, है ना भाई क्यों ही निकल गया मेरे मुंह से हाय। तो हाय की मीनिंग मेरे दिमाग में फाइनली मैंने ये बिठा रखी थी। हाय मतलब किसी का नाम लेके हाय हाय बोलते हैं ना, तो वो हाय, ये एक ही हाय था हमारा, हाय हाय। बाकी हाय वाला हाय नहीं बोल सकते थे। नहीं बोल सकते थे। तो देयर सो मेनी थिंग्स। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ अंदर चला गया कि, बट ठीक है, धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी चीजें। We learn with time, of course. टाइम मतलब कितना टाइम बट हाँ, हो जाएगा मुझे लगता है। पहले से बेहतर है, अब इतनी दिक्कत नहीं होती। एनीवे, हम लोग छावा की बात कर रहे थे, तो ये सीन वैसा था और ये वैसे ही हुआ। और वो जो कविता पढ़ी गई वो मतलब लोगों के दिल में उतरी, लोगों की आंख से आंसू भी गिर रहे हैं, लोगों को गुस्सा भी आ रहा है, लोग हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उन्हें प्राउड फीलिंग भी होती है। Yes. तो ये सारे इमोशन उस एक सीन में, हर लाइंस पे। याद है आपको वो लाइन्स क्या ये कविता की? हाँ बिल्कुल, प्लीज। सुंदर कविता है। मुझे लगता है बहुत जीवन सुंदर, का बहुत एक सुंदर। जीवन भर आपके साथ रह सकती है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखें ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, अपनों की खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें, तू माटी का लाल है कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा इतिहास लिखेगा भूल नहीं, तू भोर का पहला तारा है परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है फिर सब कुछ तुम्हारा है। हमने कहा था महाराज हम नमक हैं, जा रहे हैं आपके शत्रुओं की चोट पर लगने, तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। कहीं निकल गई है।
कोई कविता ऐसी भी थी क्या विनी जो फिल्म में नहीं है लेकिन शूट हुई थी, कोई ऐसी? नहीं, सारे जो शूट सारी इरशाद कामिल सर ने सारी कविताएं लिखी हैं। एंड थैंक यू सो मच इरशाद सर, क्या खूबसूरत। मतलब आज के वक्त में अगर कवि सम्मेलन में बुलाया जाए लोगों को तो संख्या इतनी बड़ी नहीं रहती, लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसे लोग जाके देख रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में देख रहे हैं, उसके क्लाइमेक्स के आसपास कविताएं पढ़ी जा रही हैं और फिल्म के बीच में कई महत्वपूर्ण जगहों पे कविताएं पढ़ी जा रही हैं, अलग अलग भाव की कविताएं पढ़ी जा रही हैं। दो प्राइमरी किरदार कविताओं में बात कर रहे हैं, करेक्ट, और वो आपके समझ आता है। जो शुरुआत की कविता है जहाँ पे सभी खाना खा रहे हैं और छत्रपति संभाजी महाराज भी हैं, और वो जो शुरू होता है, वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। लोगों को कविताएं समझ में आ रही हैं। तो ये एक बड़ा डिसीजन था और लक्ष्मण सर ने उस चीज़ को वैसे रखा, बिकॉज कविताओं में बात हुई थी छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी के बीच में। हो सकता था क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कि चलो यार हम गद्य में बात करते हैं, पोइट्री में बात करेंगे, पता नहीं, एक वॉर फिल्म है, बहुत बड़ा डिसीजन है ये। वॉर फिल्म में महत्वपूर्ण जगहों पे हम पोइट्री में बात करेंगे, और आज के वक्त में पोइट्री पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे, कितने लोग नहीं। मेरे अंदर भी था वो कि कैसे निकलेगी, कौन से सुर में मैं गाऊं, कौन से सुर को हम लोग पकड़ें। तो वो सुर खोजना था एज एन एक्टर मुझे। तो ऐसी कृपा हुई कि लोगों के दिल तक वो सुर पहुंचा। तो ये बड़ा डिसीजन था, और ये डिसीजन लिया लक्ष्मण सर ने कि नहीं, मैं पोइट्री जैसे हुआ था मैं पोइट्री के फॉर्म में ही जाऊंगा, और वो उन्होंने वैसे ही रखा, और लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसे रिसीव किया है। बहुत लोगों ने इस फिल्म से कनेक्ट किया है, और कुछ लोगों को ऐसे भी लगा कि फिल्म में विकी कौशल या जो किरदार है वो वीर योद्धा तो लग रहे हैं, लेकिन वो मराठीपन की कमी है। वो मराठीपन जो छत्रपति संभाजी महाराज में रहा होगा उनकी बातचीत के तरीके में, या मैं वापस बाकी किरदारों की बात करूं, वो कमी है। क्या आपने भी ऐसे महसूस किया, या इस तरीके के फीडबैक आए, कुछ सुने आपने? हम लोगों ने बिल्कुल इस तरीके से सोचा नहीं था। मुझे इस पे कभी ऐसी बात भी नहीं हुई। लक्ष्मण सर का ये था बहुत क्लियर कि जो लार्जर ऑडियंस है, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, कवि कलश जी के बारे में महाराष्ट्र में लोगों को पता है, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर कम पता था। मतलब मैं बनारस से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर भारत से ही हूँ, लेकिन वहाँ पे जानकारी कवि कलश जी की, जबकि वो खुद उत्तर भारत से थे कवि कलश जी, लेकिन लोगों को नहीं पता है या बहुत कम पता है। तो उद्देश्य ये था कि पूरा देश जाने, तो उसी लिंगो, उसी भाषा के साथ जाएं जिसके साथ सरलता से जो है हम हर किसी तक पहुंच सकें। तो जितना कुदरती आ रहा है वो ठीक है, बाकी भाव को ऊपर रखते हैं और बाकी दूसरी चीज़ों में इतना प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी कोशिश रही है कि थोड़ा सा रहे। तो उसी तरीके से वो अप्रोच हुई, एंड विकी ने बहुत अच्छा काम किया। सभी, मतलब जितने भी कलाकार हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया। मेरा किरदार तो उत्तर भारत से ही था, कवि कलश जी का, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बट जो रिस्पॉन्स है वो अमेजिंग है। यस विनीत, स्वरा ने एक ट्वीट किया था आलोचना करते हुए फिल्म की। उन्होंने लिखा था कि एक ऐसा समाज जो भगदड़ और व्यवस्था का अभाव झेल रहा है और भयानक मौतों को बुलडोजर से उठाए जाने का दृश्य देख रहा है, ऐसे में लोग एक फिक्शनल फिल्म में हिंदुओं के साथ 500 साल पहले हुई यातनाओं से गुस्से में हैं। ऐसी सोसाइटी ब्रेन एंड सोल डेड सोसाइटी है।
उन्होंने ये कहा था, ट्वीट किया था, हालांकि बाद में उन्होंने बोला कि उनका ये मतलब नहीं था और ये सब। आपका क्या कहना है? मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने बताया ना कि मैं अभी सुपरवाइजर मालेगांव के प्रमोशन में बिजी हूँ, तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, ज़्यादा कुछ देख नहीं पाता। और देखूंगा तो कुछ शायद कह पाऊंगा। अभी मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं। हर किसी की अपनी व्यक्तिगत सोच है, हर किसी का अपना एक नज़रिया है। मेरे कहने से मेरा अनुभव ये है कि पिता पुत्र को नहीं समझा पाता है ना, भाई भाई को नहीं समझा पाते। कई बार बॉसेस जो है कलीग्स को, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको कई बार कन्विंस नहीं कर पाते। कलीग्स भी नहीं कर पाते कई बार। हाँ, कलीग्स भी बॉसेस को अक्सर कन्विंस नहीं कर पाते। तो मैं मतलब यहाँ बैठ के कुछ बोल के किसी को क्या समझा पाऊँगा और क्या बता पाऊँगा। मैं ये मानता हूँ कि कुछ भी कहना है अपने काम से कहिए, और मैं उसमें ही भरोसा रखता हूँ। वो वायरल वीडियोस देखे आपने थिएटर में, जो बच्चे खड़े होकर वो शिव गर्जना कर रहे हैं और फिल्म के बीच में? मैं थिएटर में रैंडम विजिट की थी मैंने, और मैंने अपने जीवन में कभी ये सब अनुभव नहीं किया था। ऐसा भी नहीं कि लोगों को पता है मैं आने वाला हूँ। अच्छा। और ये दोनों फिल्मों के साथ हुआ है, छावा के साथ भी और सुपरवाइजर मालेगांव के साथ भी। बताइए ना कोई एक्सपीरियंस। छावा के लिए मैं गया, और बिकॉज कवि कलश जी का लुक एकदम अलग है, और जब मैं अंदर गया तो जो मैं रियल लाइफ में हूँ वैसे ही गया था, आज के कपड़ों में। जैसे ही लोगों ने, मैं घुसा हूँ, लोग पहचान गए। और उसके बाद मतलब बच्चे आके चिपट गए थे, उनको लगा कवि कलश जी मैं ही हूँ, क्योंकि उनको हिस्ट्री नहीं पता, और उनको इस बात की खुशी थी कि मैं जिंदा हूँ। क्योंकि बच्चों के लिए आप समझ रहे हैं ना कि जब इमोशन इतना ऊपर चला जाता है तो वो तो हिप्नोटाइज हो चुके हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि कहीं बहुत अच्छे से फिल्म लोगों तक पहुंची। अगर इस बच्चे के मन में, कोमल मन के धरातल पे फिल्म का कहीं ना कहीं किरदार इतना भावुक असर डाल रहा है, तो जिन्हें हिस्ट्री पता है, ठीक है, क्या हुआ होगा, तो और मतलब महिलाएं, मेरी माँ की उम्र की महिलाएं, मतलब क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, ऐसे घेर लेते हैं, और सब अपनी अपने तरीके से। किसी की आंखों में आंसू है, कोई बोल नहीं पा रहा है, वह पकड़े हुए है, और मतलब मैं कह नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों ने कही हैं। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ, और वो हो रहा है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, और मैं हर किसी से अब यही कहना चाहता हूँ कि सुपरवाइजर मालेगांव छावा के बाद रिलीज़ हुई है। छावा भी फिल्म थिएटर्स में है, वो भी देखी जा रही है। कई महीनों में साल की सबसे बड़ी फिल्म अभी तक बन चुकी है। और सुपरवाइजर मालेगांव के बारे में बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है, बहुत बातें हो रही हैं। सुंदर फिल्म है, बहुत सुंदर फिल्म है, बहुत सुंदर फिल्म है, और बड़े प्यार से बनाई गई है। रियल लाइफ से कहानी ली गई है। वो सारे किरदार, मैंने भी जो किरदार किया वो मालेगांव में फरूक जाफरी थे, जो राइटर थे, और कमाल के इंसान थे, और उनकी बहुत कहानी। मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन ये है कि इस फिल्म की वजह से वो हमेशा हमारे, आपके सबके यादों में रहेंगे, कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कमाल का है। फिल्म के 2 डायलॉग्स पे आते हैं, आप ही के हैं वो 2 डायलॉग जिनकी चर्चा है। मतलब कहते हैं ना, कई बार डायलॉग्स फिल्म को कल्ट बना देते हैं, क्लासिक बना देते हैं। इस फिल्म के 2 डायलॉग जिन पे बहुत चर्चा है, एक तो राइटर ही बाप होता है, एक दूसरा जब आपका किरदार नासिर से कहता है कि तूने मालेगांव को इतिहास के पन्नों में जोड़ दिया है। इनके पीछे की कहानी क्या है? क्या ये ऐसे ही लिखे गए थे? आपने बताया भी कि इम्प्रोवाइजेशन हुआ था और फिर ये ऑन द स्पॉट ही डायलॉग निकल गए। कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी कहानी? हाँ, जब भी नासिर शेख के किरदार से मेरे किरदार का जो भी होता है वो सीन, तो उसमें इम्प्रोवाइज हुआ, और उसमें फिर मैं ये बोल गया कि याद रख, राइटर बाप होता है, राइटर। और ये ऐसा लोगों ने रिसीव किया है इस लाइन को। मुझे याद है ट्रेलर लॉन्च में भी हर कोई यही बात कर रहा है, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब दिल खुश हो गया ये सुन के कि कहीं से ये आवाज़ उठी कि राइटर बाप होता है। लोगों ने ये लाइंस को
किसी किसी चीज़ पे लिख के अपने टेबल पे रखा हुआ है। टी शर्ट्स बन रही हैं, Yes, merchandise. बैग्स बन रहे हैं, कैप्स बन रही हैं, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। लोग इस लाइन को लिख के फिर आगे सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन कहीं बहुत ज़ोर से कनेक्ट हो गई। तो ये ऐसा इम्प्रोवाइज हो गया। सीन बहुत अच्छा लिखा था, वरुण ग्रोवर ने पूरी फिल्म बहुत कमाल लिखी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिल्म में मोती की जैसी चीज़ें बिखरी हैं। आप अपने हिस्से का मोती ले जाओ, तो आप जीवन में जहाँ खड़े हैं, आप जिस परिस्थिति में हैं, आप उसके हिसाब से कुछ चुनेंगे, तो भर भर के चीज़ें हैं। जो दूसरा सीन है वो लिखा हुआ था वैसे का वैसे। अच्छा। तो उसमें कुछ ऐसा मैंने नहीं किया, वो सीन वैसे का वैसे लिखा था और बहुत सुंदर लिखा है, जिसमें वो किरदार बोलता है फरूक जाफरी का कि तूने हम दीवानों को तारीख में जगह दी है, तू कमाल है नासिर, तूने मालेगांव को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। तो ये जो बहुत अच्छा लिखा हुआ था और वो बहुत टच कर रहा है। वो जिस तरीके से सीन निकल के आया है, वो सारी चीज़ें कहीं बहुत रिलेटेबल हो गई हैं लोगों के लिए, क्योंकि आज के वक्त में आप रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनकी जद्दोजहद में है ना, जीवन का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता है। लेकिन बहुत कम रिसोर्सेज के साथ कुछ दोस्तों ने फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर दी। उनको ये तक नहीं पता था फिल्में कैसे बनती, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री मालेगांव में बना दी। तो और कौन थे वो? कोई ऐसा जर्नलिस्ट था, मेरा जो किरदार है, जिसके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो कुछ बहुत बड़ा लिखे, आवाज़ दूर तक कहीं जाए, कुछ कह सकूं। तो दिन भर कैरम खेलता है सुबह घर से, क्योंकि परिवार में किसी से पटती नहीं। तो जो कुछ है फरूक जाफरी के जीवन में, वो बस उसके दोस्त हैं और सिनेमा। कोई खजूर बेचता है, कोई चाय समोसे की दुकान चलाता है, कोई वीडियो पार्लर चलाता है। आप इनसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये फिल्म बनाएंगे? इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर दी। फिल्म तो छोड़िए, आप न जाने कितनी फिल्में बनाई, कितने लोगों को रोजगार दिया। ये घटना पूरे भारत में कहीं नहीं घटी है। तो जब आप इंटेंट के साथ, प्योरिटी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और सब लोग एक साथ जब आ जाते हो किसी काम के लिए, तो क्या जादू आप कर सकते हो, ये वो फिल्म बताती है। ये फिल्म आपको सपने देखने का मतलब हौसला देती है कि अगर आप सपने देखते हो तो पूरे भी होते हैं। ये फिल्म आपको उम्मीद देती है, कमाल की दोस्ती दिखाई देती है। और फिल्म मेकिंग का प्रोसेस इतना, मतलब आपको हंस हंस के लोगों के मतलब ये होता है कि भाई। और इस फिल्म में मेरा जो किरदार है, आपको लाइटर साइड भी देखने को मिलेगा, जो बहुत कम फिल्मों में मुझे मौका मिला। मैं तो करना चाहता हूँ कॉमेडी, है ना। मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ। जॉइंट फैमिली में हंसी मजाक पूरे दिन चलता रहता है। हॉस्टल में रहा हूँ मेडिकल कॉलेज में, तो उसके बगैर तो मतलब हमेशा चिलैक्स मोड में रहते हैं। खेलता था तो खेल भी मेरा इंडिविजुअल गेम नहीं था, टीम गेम था, बास्केटबॉल। तो 12 प्लेयर तो टीम में होते थे, 2-3 स्टैंड बाई में होते थे। तो ये इतने लड़के इतने लड़कियां मिनी में और इतने ही करीब करीब जूनियर में, ये सब जूनियर। तो 25, 30, 40 एक साथ ही हैं हम। तो आप सोचो कि कुछ भी करके हम नाच लिया करते थे, कुछ भी करके हंस लिया करते थे, कहीं भी बैठ के चिल हो जाते थे, मस्त रहते थे, है ना। तो वो साइड अभी मिलेगी, मैं करूँगा, बट उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको नजर आएगा सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव में। तो अब अगर हम आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें, क्योंकि बहुत देर से सामने से प्रकाश जी खड़े होकर के हमें इशारा कर रहे हैं कि अब हमें इंटरव्यू खत्म करना है। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन अब अगर हम आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें, उससे पहले एक सवाल मुझे ये बताइए, दोनों फिल्में जो आपने अभी की ना, दोस्ती की बात करती हैं। आप कहते हैं कि आप ना तो NSD से थे ना FTII से थे। आप जब मतलब आपके पास कोई ऐसा नहीं था विनीत, जब आप मुंबई आए, जो आपका हाथ पकड़ के आपको बोले कि ये करना है विनीत, या आप कुछ गलत करें तो कान पकड़ के समझाए विनीत ये नहीं करना है। अब मतलब अब जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री में, आपको लंबा समय हो गया, आप काम करते जा रहे हैं, क्या ऐसे दोस्त बने, या यहाँ पर हम जो सुनते हैं अक्सर दोस्ती के बारे में, सच में रियल फ्रेंडशिप एग्जिस्ट करती है फिल्म इंडस्ट्री में? हाँ, अच्छे लोग भी हैं, है ना। वैसी वाली दोस्ती नहीं हो पाती। मेरी दोस्ती वैसी है, मैं कभी कलश जैसा दोस्त हूँ रियल लाइफ में, कि मैं खड़ा हो जाता हूँ ऐसे, मैं तैयार हूँ। हाँ, मतलब मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता
जिसको मित्र मान लिया, जिसको दिल में जगह दे दी, उसके लिए मैं कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त बिना घड़ी देखे खड़ा हो जाता। मैं ऐसा रहा हूँ, जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनको पता है। आपके लिए कोई ऐसा दोस्त है जो हमेशा खड़ा फिल्म इंडस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें मतलब आप भागदौड़ बहुत रहती है, तो उस तरीके की दोस्ती नहीं हो पाती। और सब कहीं से आए हैं, सबके अपने कुछ सपने हैं, तो सब अपनी अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं, क्योंकि संघर्ष तो है ना। एम्प्लॉयमेंट एक्टर के प्रोफेशन में कम होती है सभी के लिए। सबको, डायरेक्टर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, राइटर्स को बहुत करना पड़ता है, डीओपीज को भी करना, सबको करना पड़ता है। एक्टर्स का क्या होता है कि पूरी तरीके से डिपेंड रहता है ना। राइटर कुछ क्रिएट कर सकता है बैठ के, एक्टर क्या मतलब, अभी तो ठीक है कैमरे वैमरे आ गए हैं तो आप कुछ शूट कर सकते हो, कुछ बना सकते हो, बट जब हम लोग आए थे तभी ये सब था नहीं। कैमरे का जुगाड़ करना है तो मतलब यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, फ़ोन में कैमरा नहीं था, तो आपको काम दिखाने का एक ही मौका था कि काम मिले, है ना। तो एक्टर का संघर्ष थोड़ा लंबा और कठिन तो होता है। अब किसी किसी का ऐसा मतलब किस्मत का धनी है और कोई चीज़ क्लिक कर गई तो जल्दी शुरू हो जाता है, बट वक्त लगता है काफ़ी। तो दोस्ती अब उस प्रोसेस में होती है, उस एक्सटेंट तक चीज़ें नहीं जाती। हाँ, बट हाँ मुझे अच्छे लोग भी मिले हैं, बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कमाल के अच्छी राय भी देते हैं। कौन सबसे अच्छी राय देते हैं? बहुत लोगों ने, मतलब कई लोगों ने कई सारी चीज़ें कही हैं, और वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसका क्या लेते हो और आगे बढ़ते हो, क्योंकि जीवन तो छोटा है। जीवन छोटा है तो हर चीज़ अपने ही ऊपर प्रयोग करते रहेंगे, तो मुझे लगता है बहुत सारा समय प्रयोग करने में ही चला जाएगा। तो बेहतर है कि दूसरे के जीवन के कुछ अनुभव को आप आत्मसात करिए अगर आपको पड़ता है, और उसे अपने साथ लेते हाँ उसे लेके आगे बढ़िए, ताकि कम से कम वो वक्त उस दौर में आप गुजरने से बच जाएं, क्योंकि आपको किसी से कुछ मिला है। तो मैं ये मानता हूँ, अनुराग सर ने एक वर्कशॉप में बोला था कि जीवन में कुछ भी हो जाए। वर्कशॉप चल रही थी, सबको बोले, मैं आया था, मुझे ऑफिस में जाना था, कुछ काम था, तो बहुत लोग थे तो अंदर नहीं जा पाया, मैं भी खड़ा था, तो आए हो, मैंने भी सुना इस सेट के जीवन में कुछ भी हो जाए, काम करना मत छोड़ो। ब्रेकअप होगा, करियर इधर से उधर जाएगा, घर में कोई चीज़ होगी, आप किस फेज से गुजर रहे हो, ये सब होता रहेगा। बस ध्यान इस बात का रखना है कि काम करना मत छोड़ो, और ये मेरे लिए वर्क करता है। और क्या क्या आगे आने वाला है आपका? अभी एक कबीर खान सर का शो है, रंगीन। अच्छा। अमेज़ॉन प्राइम पे आएगा। फिर सनी देओल सर के साथ एक फिल्म है जाट। हाँ। फिर अनुराग सर के साथ एक फिल्म है। फिर एक मेरे मित्र ने एक फिल्म बनाई है जो एंथोलॉजी है, एक प्रयोग है वो, और 4 कहानियां हैं, एक कहानी मैंने की है, और एक शो अभी कर रहा हूँ, वो भी इसी साल आ जाएगा। बस एक आखिरी सवाल, अक्षय सर के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि उनके काम की जो तारीफ हुई है इस फिल्म में, क्या प्रोसेस है उनका? अब बहुत वक्त बिताने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारे सीन बहुत सारे साथ में नहीं थे, और जो सीन थे उस सीन में ऐसा था कि हम लोग बधे हुए हैं और पूरा खून, मतलब ऐसा वाला प्रोस्थेटिक्स था, तो हम सब अपने अपने जोन में थे। तो ऐसा बैठ के वक्त बहुत बिताने का मौका नहीं मिला, और ये वैसा वाला नहीं था जो 2022 के पहले की बात सीन था, बहुत ज़रूरी सीन था। उस सीन का मुझे भी इंतज़ार था, विकी को भी इंतज़ार था, और मुझे लगता है अक्षय सर को भी इंतज़ार रहा होगा। लेकिन वो सीन इतना ज़रूरी था और हर कोई फोकस था, तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला अक्षय सर के साथ। बट हाँ, उनकी फिल्में मैं देखता रहा हूँ, हिमालय पुत्र से लेके छावा तक बहुत सारी फिल्में उनकी देखी हैं, और अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस बातचीत के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमें समझने जानने के लिए मिली, और हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप कम समय के अंतराल पे यहाँ आते रहें और बातचीत करते रहें। ऐसे ही आपके नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहें और हम आपको और ज़्यादा काम करते हुए देख पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।